हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, सीरिया में तख्ता पलट होने से और विद्रोहियों के सत्ता में बैठने से पूरी दुनिया में फिलहाल उथल पुथल सी मच गई है। कुछ देश खुश हैं, कुछ देशों को नुकसान हो रहा है तो कुछ देश मायूस हैं। सबसे ज़्यादा मायूस आज की डेट में मुझे लगता है रूस होने वाला है, क्योंकि रूस को सीरिया में हुए तख्ता पलट से सबसे बड़ा झटका लगा है। कुछ इजराइल जैसे देश खुश भी हैं, वो क्यों खुश है उस पर भी बात करेंगे। और ईरान, जाहिर सी बात है ईरान को भी मायूसी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इससे अछूता रहा है। भारत को भी इसका असर तो पड़ा है। भारत के लिए भी चिंता की बात तो ज़रूर है, क्योंकि भारत ने भी काफ़ी कुछ सीरिया में दांव पर लगा रखा था। सीरिया का साथ देने के लिए भारत ने कई बार आउट ऑफ वे जाके मदद की थी। इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दरअसल शुरुआत इस चीज़ से मुझे लगता है सबसे पहले करनी चाहिए कि रूस के लिए क्यों खास था सीरिया, और असद सरकार गिरने से उसे क्या नुकसान हुआ है। दरअसल सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। मामला केवल एक देश का नहीं है, बल्कि पूरी विश्व व्यवस्था का है। जी हाँ, ये केवल सीरिया में एक सत्ता परिवर्तन की आम घटना नहीं है, जिसमें सत्ता एक तानाशाह के हाथों से निकलकर विद्रोहियों के हाथों में चली गई। लेकिन इसमें एक अहम पहलू रूस का भी है, जो करीब एक दशक से असद सरकार को चारों तरफ विद्रोहियों से बचाए हुए था। दरअसल ये सारा सिलसिला 2011 में शुरू हुआ था। 2011 में असद सरकार के खिलाफ सीरिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन जब उसे सेना की ताकत ने कुचलना शुरू किया तो विद्रोही हथियार बंद होते चले गए और एक एक करके सीरियाई राष्ट्रपति के शासन के खिलाफ विद्रोही गुट बनते चले गए। इस बीच इन विद्रोहियों से इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी जुड़ने लगे। 2015 में असद सरकार गिरने वाली थी, लेकिन इससे रूस ने अवसर की तरह लिया और असद सरकार को बचाने के लिए सीधा दखल दे दिया। इसके साथ ही रूसी सेना की सीरिया में एंट्री भी हो गई और रूस की मिडल ईस्ट में भी मौजूदगी आ गई। पिछले महीने तक रूस ने असद सरकार को सफलतापूर्वक विद्रोहियों से बचाए रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि सीरिया की इतनी मदद करने से रूस को क्या फायदा हो रहा था। दरअसल रूस को बहुत फायदा हो रहा था। सीरिया को सैन्य सहायता के बदले सीरियाई अधिकारियों ने रूस को हमीम में हवाई अड्डे और टाइटस में नौसैनिक अड्डे पर 49 ईयर्स यानी 49 साल का पट्टा दे दिया था। इसके साथ ही रूस ने मध्य मेरिडियन सी यानी भूमध्य सागर में एक महत्वपूर्ण पैर जमा लिया था। ये अड्डे अफ्रीका में और बाहर रूसी सैन्य ठेकेदारों की आवाजाही के लिए अहम केंद्र बन गए थे। अब जब रूस, आपको मालूम है कि इसके जरिए मिडल ईस्ट में एंट्री मार चुका था, लेकिन 2022 से रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और तब से अमेरिका की आंख की किरकिरी बना हुआ था। ऐसे में साफ था कि अमेरिका रूस के कमज़ोर होने का इंतज़ार कर रहा था या उसे कमज़ोर करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ असद सरकार एक और समर्थक ईरान पर हाल ही में इजरायली हमलावर हो गया। अब इजराइल ने पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीधा हमला किया और फिर ईरान पर भी हमले कर दिए। यानी सीरियाई के दोनों दोस्त, जो दोनों खासम खास थे, वो अपने अपने युद्ध में बिजी हो गए। अब ऐसे में हुआ ये कि सीरिया में असद अकेले पड़ गए और असद सरकार के भारी समर्थन की पूरी तरह से कमर टूट गई और वो बिल्कुल अकेली अलग थलग पड़ गई। इसी मौके का फ़ायदा सीरिया के विद्रोही गुटों ने उठाया और एकजुट होकर असद सरकार के गिराने के लिए काम करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 8 दिसंबर को बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। सरकार गिर गई और इस तरह रूस की सीरिया में उपस्थिति भी खत्म हो गई। अब इसी से ये भी सवाल उठता है कि अगर सीरिया में तख्ता पलट हुआ है तो रूस का क्या बिगड़ा। देखिए, इससे रूस को सीधे तौर पर कुछ नुकसान हुए हैं। सबसे पहले तो वो खुद कमज़ोर हो गया है, उसका एक बहुत खासम खास साथी नहीं रहा, और जी हाँ, अब सीरिया उसका साथी नहीं रहा, जैसे कि अब आप समझ ही सकते हैं। दूसरा, अब मिडिल ईस्ट में रूस का प्रभाव कम हो गया है। अब इलाके में ईरान ही रूस का अकेला दोस्त बचा है। वो भी खुलकर रूस के समर्थन में नहीं आ पाया है, पर अमेरिका के साथ दोनों की दुश्मनी है ये तय है, इसलिए दोनों दोस्त बन जाते हैं।
तीसरी सबसे बड़ी बात, रूस की मेरिडियन सी में यानी भूमध्य सागर में मौजूदगी भी खत्म हो गई। जो सुविधाएं उसे सीरिया से मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी। लेकिन अभी रूस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। दोस्तों, रूस ने तख्ता पलट में बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। उसने बशर अल असद को शरण तो ज़रूर दे दी है, पर यह भी दावा किया है कि ये बदलाव जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और रूस उसमें मदद करेगा, जो कि सच भी है, क्योंकि विद्रोहियों को रूसी सेना क्या सीरियाई सेना का भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कम से कम दमिश्क में तो ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला। रूस ने साफ कहा है कि वो विद्रोहियों के संपर्क में है और हवाई और नौसेना अड्डों को कोई गंभीर खतरा नहीं है। रूस ने असद पर भारी निवेश किया था। बेशक यह भी साफ नहीं है कि रूस अपने अड्डों को बचा पाएगा कि नहीं, लेकिन दोस्तों, रूस से मिडिल ईस्ट में एक वफादार साथी हाथ से छूट गया है। वैसे साथी अब सीरिया के रूप में बनना बहुत मुश्किल है। जैसा साथी सीरिया था वैसा साथी बनना रूस के लिए बहुत मुश्किल है। रूस ने यह भी कहा है कि वो सीरिया से बेखबर नहीं है, पर उसकी प्राथमिकता उसकी खुद की सुरक्षा है। इस घटना का सबसे बड़ा बदलाव मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा, जो कि अभी लिटरली आप यूं कह सकते हो कि युद्ध की कगार पर है। इजराइल हमास और उसके समर्थकों के खिलाफ लड़ रहा है, जिसमें खुले तौर पर ईरान ही एक देश के रूप में उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेबनान में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह पर इजराइल पहले ही हमलावर है। ऐसे में सीरिया में रूस के गायब होने पर एक तरफ ईरान भी बहुत कमज़ोर पड़ गया है, यानी रूस का समर्थन भी कमज़ोर हो गया है। अब देखना यह है कि इस सब का रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर होता है। अब दूसरा सवाल यह है कि सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है उससे इजराइल क्यों खुश है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीरिया की सत्ता विद्रोही गुटों के हाथ आने के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इजराइल इतना खुश क्यों है, और इसी बहाने दोनों देशों के रिश्ते पर भी एक नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। इजराइल ये जानता है कि सीरिया में नई सरकार का गठन होगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर विद्रोही गुट आपस में लड़ते रहेंगे, ये इजराइल बखूबी जानता है। पड़ोसी देश होने की वजह से गृह युद्ध में फंसे रहे सीरिया की किसी भी अच्छी या बुरी स्थिति का सीधा असर इजराइल पर पड़ता रहा है और आगे भी पड़ते रहने की पूरी संभावना है। खुशी का एक प्रमुख कारण ये भी है कि जितना सीरिया कमज़ोर होता है, इजराइल उतना मजबूत होता है पड़ोस में। खुशी का एक कारण यह भी है कि ईरान ने असद के रूप में एक प्रमुख सहयोगी राष्ट्राध्यक्ष खो दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में ईरान सीरिया की धरती का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सीरिया के विद्रोही गुटों ने इजराइल की हमलावर नीति देखी है, तो वो देश की अंदरूनी व्यवस्था को ठीक करने में अपना ज़्यादा वक्त लगाएंगे, ना कि पड़ोसी देशों से भिड़ने में। उन्हें यह भी पता है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर इजराइल अपने तरीके से उन्हें सज़ा देगा। दुनिया को यह भी पता है कि साल 1967 में अरब युद्ध में इजराइल ने सीरिया के महत्वपूर्ण गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद अनेक प्रयासों के बावजूद उसे आज तक नहीं छोड़ा, बल्कि वहां हाल में सुरक्षा घेरा और चुस्त दुरुस्त कर दिया है इजराइल ने। अब सवाल ये उठता है कि सीरिया में तख्ता पलट होने से इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, क्योंकि भारत भी इसके असर में आने वाला है। आइए एक उसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल 24 साल के सत्ता में काबिज रहने के बाद असद को सीरिया की सरकार से हाथ धोना पड़ा है और 24 साल से सत्ता पर काबिज रहने के बाद बशर अल असद को सीरिया छोड़ना तक पड़ गया है। राष्ट्रपति असद अपने परिवार के साथ रूस चले गए हैं। राष्ट्रपति असद के खिलाफ दरअसल जैसा मैंने पहले कहा कि 2011 से विद्रोह शुरू हो गया था। सीरिया में असद सरकार के गिरने के बाद अब वहां राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। इससे अरब वर्ल्ड और मध्य पूर्व में भारत के संबंधों पर भी खासा असर पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। असद के सत्ता से बेदखल होने का असर भारत पर पड़ने की काफ़ी बड़ी संभावना है, क्योंकि भारत और सीरिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। भारत और सीरिया के बीच अच्छी दोस्ती रही है। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान भारत ने असद सरकार और विद्रोही गुटों
दोनों की निंदा की थी। फिलिस्तीन के मुद्दे पर गोलान हाइट्स पर सीरिया के दावे का भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन किया था और इसके जवाब में सीरिया ने भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया था। सीरिया हमेशा से कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला बताता रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन करने से भी मना कर दिया था। कोविड के समय भारत ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। गृह युद्ध के दौरान भी जब दुनिया भर के मुल्कों ने सीरिया को अलग थलग कर दिया था, उसे अरब लीग से भी निकाल तक दिया गया था, तब भी भारत ने अपने संबंध बरकरार रखे थे और दमिश्क में अपना दूतावास बनाए रखा था। सीरिया के विकास के लिए भी भारत ने दरअसल बहुत मदद की। वहां पर एक पावर प्लांट के लिए भारत ने उसे 24 करोड़ डॉलर का क्रेडिट दिया था। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत ने वहां पर काफ़ी निवेश किया है। इसके अलावा स्टील प्लांट, ऑयल सेक्टर में भारत ने खूब पैसा लगाया वहाँ। अब सवाल वही है कि भारत पर असर क्या पड़ने वाला है नई सरकार के सत्ता में बैठने से। असद के पतन से उसके बाद की अनिश्चितता ने भारत के राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए थोड़ी सी चिंता पैदा कर दी है। सबसे बड़ा खतरा दरअसल हयात तहरीर अल शाम से है, यानी HTS का है। HTS, जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि HTS एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसे कई देशों ने आतंकी संगठन भी घोषित कर रखा है। अब HTS का जुड़ाव अलकायदा से भी रहा है। HTS के उभार से अब सीरिया में इस्लामिक स्टेट के फिर से पनपने का भी खतरा बढ़ गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीरिया के ऑयल सेक्टर में भारत ने 2 बड़े निवेश किए हैं। पहला 2004 में हुआ जब ONGC और IPR इंटरनेशनल के बीच समझौता हुआ। दूसरा, सीरिया में कनाडाई फर्म में ONGC और चीन की CNPC की 37 यानी 37% हिस्सेदारी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सीरिया में तिशरीन थर्मल पावर प्लांट के रिस्ट्रक्चर के लिए भारत ने 24 करोड़ डॉलर का क्रेडिट भी दिया है। इतना ही नहीं, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसमें भी भारत ने भारी निवेश करने की तैयारी की हुई है और इस प्रोजेक्ट में सीरिया भी शामिल है। तो ये सब इफेक्ट भारत पे पड़ने वाला था। तो अगर आप देख के चलिए, इन सब को अगर मान के चलिए, तो जो सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, इसका असर दुनिया के बहुत सारे देशों में हुआ है। लेकिन यह है कि किसी के लिए अच्छा हुआ है, किसी के लिए बुरा हुआ है और भारत के लिए फाइनेंशियली थोड़ा सा झटका है, लेकिन असर से कोई बच नहीं पाया है। अब इस वक्त अमेरिका खुश बेशक हो रहा है, बेशक इजराइल खुश हो रहा है, लेकिन जिस तरह के संगठनों ने वहाँ पर कब्जा किया है सीरिया पर, उसको देख के अब लोग ये मानने लगे हैं कि कहीं सीरिया अलग अलग टुकड़ों में तो नहीं बढ़ जाएगा। ये आपको मैं दैनिक भास्कर के 2 मैप दिखाता हूँ। एक मैप है तख्ता पलट से पहले कि किस गुट का कहाँ पर शासन था, और एक है 8 दिसंबर के बाद का अब क्या स्थिति है, कौन सा गुट, कौन सा संगठन किस इलाके पर काबिज है। अब इसको देख के लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गुट आपस में कभी ना कभी लड़ेंगे और इसी लड़ाई में अब सीरिया देश लटका रहेगा और हो सकता है सीरिया आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बटा नजर आए, जो ना तो इजराइल के लिए अच्छा है और ना ही अमेरिका के लिए अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े आतंकी संगठनों को यहाँ पनपने की जगह मिल जाएगी और जो आतंकवादी संगठन होता है उनका सबसे बड़ा दुश्मन या हिट लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका होता है और भारत के लिए भी सबसे बड़ी यही चिंता है कि आतंकियों की लिस्ट में भारत भी रहता है। तो इसलिए फ़िलहाल फौरी तौर पर कोई खुश हो सकता है, कोई नाराज़ हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि सीरिया में इस तख्ता पलट का असर पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, इस जानकारी वाला वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक तो आप कर ही सकते हैं, लाइक बटन दबाने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।